बादल आए हैं, काले बादल आए हैं, साथ में अपने वो बारिश भी लाए हैं। रिम झिम रिम झिम रिम, रिम झिम रिम झिम रिम। रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में मोहन नामे एक बागबान रहा करता था, जो रोज सुबह उठ के पौधों और फूलों की रक्षा के साथ साथ उनको पानी भी देता। उसके घर में उसकी दो बेटियां कोमल और रानी और पत्नी कस्तूरी रहा करते थे। मोहन एक गरीब इंसान था जो हर वक्त अपने परिवार की सुख शांति के लिए धन दौलत इकट्ठा करने की सोचा करता था। और एक रोज जब वो बाग में काम कर रहा था तो उसे किसी बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। अरे ये किसकी बच्ची है भला? कौन जालिम इसे यहाँ तनो तन्हा लावारिसों की तरह छोड़ गया? अरे इसकी रोने से मेरा दिल फटा जाता है। अचानक ही बाग के दरमियान से एक रोशनी फूटी और एक शाही आदमी नमूदार होकर बोला, मोहन, मेरा नाम किशोर है और मैं परिस्तान के एक शाही महल से आया हूँ। ये बच्ची जो मेरे हाथ में है एक परी है। पहले तो मोहन घबराया और फिर डरते हुए बोला, क्या कह रहे हो भाई? मैं तो तुमको नहीं जानता, मगर तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? मैं एक सादा माली हूँ। भला मेरी इतनी औकात कहाँ कि शाही लोगों को देख सकूं? हम तुमको अच्छी तरह जानते हैं और तुम्हारे गरीबी के हालात को भी। और हाँ, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि तुम हमें देख सको, मगर किसी को इस राज के बारे में ना बताना, वरना तुम्हारी शक्ति खत्म हो जाएगी। सुनो, समय काफी बीत चुका है। ये एक नन्ही परी है, इसकी अच्छी परवरिश करो और जब ये 18 साल की हो जाएगी तो मैं आके इसे ले जाऊंगा और इसकी परवरिश के बदले परी माँ तुमको सोने से पीला कर देगी। बेफिक्र रहो, तुम्हारी गुर्बत का खात्मा करीब है। ये कहकर किशोर वहाँ से गायब हो गया और मोहन बच्ची को लिए घर पहुँचा, मगर उसे डर था कि उसकी पत्नी कस्तूरी इस बच्ची को किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करेगी। लिहाजा मोहन ने ठान लिया कि इस बार वो अपनी बात कस्तूरी से मनवाकर ही दम लेगा। हाय हाय, मोहन घर में खाने को घास भी नहीं और तुम चैन की बांसुरी बजाते हुए खाली हाथ ही चले आए हो। अरे क्या आज खाना साथ नहीं लाए हो? अरे ये मेरे मरहूम यार मनोहर की बेटी है। मनोहर इस दुनिया से चल बसा है। ये अनाथ है और अब से हम ही इसके माता पिता हैं और ये हमारे घर का एक नया सदस्य है। अरे बेड़ा गर्क, जो कस्तूरी इस अनाथ को पाले पोसे। रब ने पहले ही मुझे दो बेटियां दी हैं, इनको खिलाना ही मुश्किल है, ना कि तुम बने हातिम ताई। हाँ, मेरे परिवार में एक और सदस्य का इजाफा करने चले आए। सारा जीवन तुमने मोहन को जली कटी ही सुनाई है। मोहन तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता है कि ऊपर वाले के लिए इस बच्ची की अच्छी शिक्षा करो। मैं और कुछ ना सुनूंगा। मोहन का अटल फैसला सुनकर कस्तूरी को लगा कि अब मोहन इस पार उसके डर में आकर उसकी बात ना सुनेगा। तो उसने सोचा कि कल को जब ये बच्ची जवान हो जाएगी तो घर भर के काम काज करेगी, एक मुफ्त की नौकरानी बनकर रहेगी। ठीक है मोहन, इस बार मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, मगर याद रहे कि जो हुक्म भी इस पर मैं चलाऊंगी तुम खामोश रहोगे, समझे? तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं होगा। समय बीतता चला गया और जहाँ मोहन और कस्तूरी की बेटियां कोमल और रानी बड़ी हुई तो वहीं साथ साथ अंजलि भी बड़ी हो गई। और अंजलि एक सुनहरे बालों वाली खूबसूरत कन्हैया का रूप धार गई। बादल आए हैं, काले बादल आए हैं, साथ में अपने वो बारिश भी लाए हैं। रिम झिम रिम झिम रिम, रिम झिम रिम झिम रिम, रिम झिम रिम झिम रिम, रिम झिम रिम झिम रिम। अरे गाओ ना बिटिया गाओ, रुक क्यों गई? अरे ओ कस्तूरी, देखो तो सही, हमारी बिटिया कितनी सुरीली आवाज में गीत गाती है। मानो इसके गले से निकले सुर दिल के तार छू जाते हैं। अजी बस भी करो, इससे अच्छी आवाज तो मेरी रानी और कोमल की है। हाँ, ये तो उनको ही सुन सुन के सीख गई है।
और तू खड़ी खड़ी क्या बातें सुन रही है? देखती नहीं तेरे पिताजी कितने थके हुए आए हैं? जाकर पानी लेकर आ। जी माँ जी, अभी लाई। करम जली, तुझे सरा इस यतीम पर तरस नहीं आता? हर वक्त वो नौकरों की तरह काम करती है और तू उसे सुख का सांस भी लेने नहीं देती। अरे सुन अंजलि, मेरे लिए भी कुछ अच्छा सा खाने का बना देना। मेरा पालक पनीर खाने का बड़ा ही मन है। और हाँ, साथ में खस्ता खस्ता ताजे नान भी बना देना। अब जैसे ही अंजलि रसोई में गई तो उसे पालक पनीर बनाने और खस्ता नान तैयार करने में वक्त भी लगा। इतने में कस्तूरी वहाँ पर आ गई। अरे ओ नसीबीटी, सुस्ती काहिली तो तुझ में कूट कूट के भरी है। कितनी देर से कह रखा है कि रानी को भूख लगी है, खाना तैयार कर, मगर ना जी, तेरे हाथ काम के लिए चलते ही कहाँ है? माँ, वो बस में तैयार कर ही रहे थे, मैं कुछ देर में ले आती हूँ, आप फिक्र न करें माँ। अंजलि मन ही मन में सोच रही थी, आखिर माँ उससे उखड़ी उखड़ी क्यों रहती है, क्यों उससे रानी और कोमल जैसा प्यार नहीं करती। जैसे ही अंजलि, कोमल और रानी बड़ी हुई तो उनकी खूबसूरती का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। हर कोई उनसे मुतासिर होने लगा। और फिर एक रोज मोहन के घर पर दस्तक हुई। क्या हाल चाल है मोहन काका? और कस्तूरी, तुम कैसी हो? अरे आओ आओ, अंदर आओ ना, बाहर क्यों खड़ी हो? रक्षी, तुम सुनाओ, अपने इतने बड़े कारोबारी मसरूफ समय से कैसे समय निकाला और हम गरीबों की झोपड़ी में कैसे आ गई? शर्मिंदा ना करो कस्तूरी बहन, वो बात ही कुछ ऐसी थी कि आना ही पड़ा। बोलो बहन, आखिर क्या हुआ? मैं अपने अक्षय के लिए तुम्हारी बिटिया रानी का हाथ मांगना चाहती हूँ। मेरे पुत्र के रिश्ते को स्वीकार करो, क्योंकि रक्षी एक खाते पीते खानदान की अमीर ठाकुराइन थी तो कस्तूरी के तुझे से भाग ही जा गए। अरे छोटा मुंह और बड़ी बात, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। हमारी तरफ से हाँ है, मगर हमें सोचने के लिए कुछ समय दरकार है बहन। ये बेटी का मामला है। चुप करो जी, घर आए रिश्ते को ना ठुकराओ। बस हमारी तरफ से हाँ है, तुम रिश्ता पक्का समझो। अरे ओ अंजलि, जल्दी आ, चाय बनी नहीं क्या अब तक? तेरी तो चाय नहीं, पाए होते हैं पाए। जैसे ही अंजलि चाय लेकर कमरे में आई तो रक्षी की आंखें उसके सुनहरे बाल, लंबे कदकाठ और खूबसूरती को ही देखती रह गई। और चाय तो इतनी बढ़िया थी कि वो तारीफ किए बिना रह ही ना पाई। कस्तूरी, ये कौन है? अरे मोहन भैया, आज से पहले तो हमने इतनी सुंदर लड़की आपके घर में ना देखी। क्या अनमोल हीरा है ये, नायाब गोहर हो जैसे। कस्तूरी से अंजलि की तारीफ सुनी ना गई और वो बात काटते हुए बोली, अरे छोड़ो बहन, किन बातों में पड़ी हो, खाना खा के जाना। अंजलि, जाके खाना लगा। रक्षी ने खाना खाने से मना किया, मगर कस्तूरी की जबरदस्ती पर उसने थोड़ा बहुत पालक पनीर चखा तो उसकी जबान में जो स्वाद आया वो तो बयान से बाहर था। रक्षी ने तारीफों के पुल बांध दिए। वाह वाह भाई, क्या कहने, बहुत ही बढ़िया। किसने बनाया है ये पालक पनीर? जरा हमें भी तो बताओ, इतना स्वादिष्ट। वाह भाई, उंगलियां चाटते रह जाओ। अब कस्तूरी ने फौरन कहा, ये खस्ता ताजे नान और पालक पनीर मेरी बेटी रानी ने बनाए हैं। मानो इसको रसोई के कामों से बड़ा ही लगाव है। जी ठाकुराइन जी, माँ का कहा बिल्कुल सही है। मैं खाना बनाने की बहुत शौकीन हूँ। रसोई के सारे काम करना मुझे बहुत पसंद है। ये मेरी बेटी है अंजलि, ये जरा बाहर कम निकलती है, घर के कामों में मसरूफ रहती है, तो आपने इसे कम ही देखा होगा। ये सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि गीत भी सुरीले गाती है। असल में मोहन अंजलि का सौतेला बाप ही सही, मगर बचपन से पाल पोस कर उसे बड़ा किया था। अब उसे अंजलि से सगी बेटियों जैसी मोहब्बत हो चुकी थी। अरे आओ आओ बिटिया, यहाँ हमारे पास बैठो। हमने तो तुम्हें कभी देखा ही नहीं। अरे कितने सुंदर है तुम्हारे बाल, तुम कितने प्यारे हो बिटिया। जरा हमें भी एक दो गीत गा के तो सुना दो। पहले तो अंजलि हिचकिचाई क्योंकि उसकी सौतेली माँ कस्तूरी भी वहाँ मौजूद थी, मगर फिर रक्षी और मोहन के बहुत इसरार करने पर अंजलि ने गाना शुरू किया। आजा रे मेरे सपनों के राजा, मेरे नैनों में आके समा जा, आजा रे।
अंजलि की मधुर आवाज का जादू जैसे कस्तूरी पर चल गया और वो तो पहले ही अच्छी शिक्षा, खूबसूरती और अंजलि के लंबे घने सुनहरे बालों से मुतासिर हो चुकी थी। कस्तूरी बहन, भाई मेरी तरफ से तो माजरत है। मैं अंजलि की खूबियों से मुतासिर होकर अब अंजलि को ही बहू बनाऊंगी और इसी से अपने बेटे अक्षय की शादी करूंगी। मैं अब चलती हूँ और जल्द ही रिश्ते के साथ लौटूंगी। मगर रक्षी, तू गलत समझ रही है। अरे ये कलमुही अंजलि इस लायक नहीं है कि तेरी हवेली की ठाकुराइन बने। कस्तूरी अपने दिल में भड़कती हुई आग का लावा उगलती रही, मगर अंजलि की आवाज सुनकर रक्षी बहुत मुतासिर हुई और अंजलि को बहुत मोहब्बत देकर वहाँ से चल पड़ी। और फिर कुछ दिनों के बाद, बेटे अक्षय, मैंने तेरे लिए लड़की पसंद कर ली है। उसका नाम अंजलि है। वाह वाह वाह, तूने तो सच में मेरे लिए एक हीरा चुन लिया। मुझे तेरा बताया हुआ रिश्ता स्वीकार है। तो बता, लड़की वालों के यहाँ कब चलना है? अब अच्छे दिन की कुंडली निकालकर अक्षय और रक्षी मोहन के यहाँ अंजलि का हाथ मांगने चले गए। और जैसे ही अक्षय ने अंजलि को देखा तो उसे पहली नजर में ही अंजलि से प्यार हो गया। मोहन काका, अगर आपकी इच्छा हो तो अक्षय और अंजलि एक दूसरे को अंगूठी पहना दे। ये सुनते ही रानी और कोमल यानी कि अंजलि की सौतेली बहनें, जो कि ये सब कुछ सुन रही थी, हसद का शिकार होकर बाहर आ गई और बोली, अरे ठाकुराइन जी, अक्षय जैसे हीरे के लिए अंजलि का इंतखाब एक ज्यादती है। आपको अंजलि की असलियत का कुछ भी नहीं पता। जी जी ठाकुराइन जी, ये हमारी सगी बहन नहीं, न जाने कहां से ये हमारे पिताजी को मिली है और वो इसे घर लेकर आ गए। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप खुद पिताजी से पूछ लें। मोहन काका, क्या रानी और कोमल सच कह रही हैं? मोहन अब लाचार था। उसे सच के सिवा कुछ भी बयान करना बेहतर न लगा। उसने रक्षी से कहा, हाँ, ये बात सही है कि अंजलि बटिया मेरी सगी औलाद नहीं, मुझे बाग से मिली थी। मुझे उस पर तरस आया और मैं इस बच्ची को घर ले आया। पिताजी, आपने मुझसे यह हकीकत क्यों छुपाई? मुझे सगे पिता जैसा प्यार दिया कि मुझे कभी महसूस ही ना हुआ कि मैं आपकी सौतेली औलाद हूँ। पिताजी, आपने मुझे क्यों ना बताया? आखिर आपने ऐसा क्यों किया पिताजी, क्यों? देख बहन रक्षी, तू एक ऊंचे और इज्जतदार खानदान की ठाकुराइन है, लिहाजा हमारा तो फर्ज तुझे सच बताना था। अरे ना जाने किसका खून है ये अंजलि, कुछ पता नहीं इसका। अब तेरी मर्जी है, हमने तो अपना फर्ज पूरा किया। हाँ, तौबा करो तौबा। कस्तूरी, मैं अंजलि जैसी लड़की को अपनी बहू बनाऊं जिसके खानदान का कुछ अता पता नहीं। मोहन काका, वो तो धन्यवाद हो रानी, कोमल और कस्तूरी का, जो मुझे इस गुनाह से बचा लिया, वरना मेरे खानदान की नस्ल का तो कुछ अता पता ही ना होता। हाँ भाई, तेरी मर्जी है कि अक्षय से अब मेरी बेटी रानी का विवाह कर या फिर ना कर। हरगिज नहीं माँ, हरगिज नहीं। मुझे पहली नजर में ही अंजलि पसंद आ गई थी और सच मानो तो उससे प्यार कर बैठा हूँ और शादी भी सिर्फ और सिर्फ अंजलि से ही करूँगा, वरना कवारा मर जाऊंगा। अरे जादूगरनी, तूने आखिर क्या जादू कर दिया है मेरे बेटे पर कि वो मेरी नहीं सुन रहा? कस्तूरी, चल, एक ना सही तो मेरा दूसरा बेटा सही। मैं रानी का हाथ अपने छोटे बेटे करण के लिए मांगती हूँ। रानी ये सुनकर खुश हो गई और कस्तूरी भी। फिर अच्छा मुहूर्त देखकर जल्द ही करण और रानी की शादी हो गई। और इस शादी में अक्षय और अंजलि एक दूसरे को देखकर आंसू बहाते रहे, मानो अब अंजलि को भी अक्षय से प्यार हो गया था। और फिर चंद दिनों के बाद रानी के ससुराल में, बहू रानी, अब कई दिन हो गए हैं, जाओ रसोई में खीर बना लो ताकि अब से रसोई की सारी जिम्मेदारी तुम संभालो। आखिर घर की बहू जो ठहरी। देखो भाई, ये घर बार तुम्हारा है, स्याह करो या सफेद, तुमको ही खानदानी रस्म रिवाज को चलाना होगा। रानी चुपचाप सास की बात सुन रही थी, मगर मन ही मन में वो जल भुनकर खाक हो रही थी। और फिर उसने सारी बात कस्तूरी को बताई। कस्तूरी ने अपनी बेटी को एक गलत मशवरा दिया। रानी, मेरी बच्ची तू समझदार है कि शादी के चंद रोज में ही तूने करण को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। अरे तू करण से कहकर सास को साफ मना करवा दे कि तू रसोई में काम नहीं करेगी
और तू कोई नौकरानी थोड़ी ना है, तू तो ठाकुर खानदान की बहू है बहू, वरना कोई नौकरानी काम के लिए रख ले या फिर खुद ही रक्षी काम करे। याद रख, अगर आज तूने एक बार पे चम्मच उठा लिया ना तो जिंदगी भर चूल्हे हांडी ही तेरे मुकद्दर बनेंगे। फिर जब करण घर आया तो रानी ने रोती हुई सूरत बनाकर करण से कहा, सुनो जी, अपनी माँ से कहो कि मैं बहू बनकर इस घर में आई हूँ, ना कि नौकरानी। उनसे कहो कि कोई काम वाली रख लें। मुझसे घर गृहस्थी के काम नहीं होते, ना ही कभी किए। भला देखो तो मेरे हाथों की मेहंदी भी ना उतरी और ये कुछ हो गया मेरे साथ। माँ सुनेगी तो कितना नाराज होगी जी। करण पर तो जैसे नई नवेली पत्नी का जादू चल चुका था और वो जोरू का गुलाम बन गया था। तुम फिक्र ना करो, मेरी फूलन देवी जैसा तुम्हारा हुक्म है वैसे ही होगा। इस हवेली में भला किसी की क्या मजाल कि मेरी पत्नी पर हुक्म चलाए। मैं अभी जाकर माँ से बात करता हूँ। रानी मन ही मन में सोचने लगी, अब आएगा ना मजा। बुढ़िया कहेगी मुझे अंजलि समझा है क्या, मैं रात दिन काम काज करूँ। फिर रोती हुई सूरत बनाकर करण से कहा, ये अच्छा है जी, मुझे बेटी कहकर ब्याह आ गया और ससुराल लाके काम वाली बना दिया। करण गुस्से और बुलंद आवाज में बोला, माँ माँ कहाँ हो माँ, आज इस घर में हद हो गई, हद। बोल पुत्र, क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों है तू? अरे तेरी तबीयत तो ठीक है ना, इतना वावेला किस बात का है? माँ, ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? मेरी पत्नी रसोई में हरगिज नहीं जाएगी। या तो कोई काम वाली रख या फिर तू खुद काम कर, मगर रानी रसोई में हरगिज काम नहीं करेगी। अरे मैंने तो तेरी पत्नी से बड़े प्यार से बात की थी, ना जाने उसने तेरे कान में क्या रस खोला कि तो इतना गुस्सा हो गया। कितनी चालाक निकली ये बहू रानी, काम तो हर बहू ही करती है, ये क्या निराली है। अरे शर्म कर शर्म। करण चंद ही महीनों में तो चोरू का गुलाम बन गया, माँ से काम का कहता है। अरे तेरे पिताजी होते तो तेरी खबरगिरी करते। मैंने तो अपनी सास से कभी ऐसे बात न की, न जाने क्यों मुझे ये दिन देखना पड़ा। ये मेरा आखिरी फैसला है, वरना अगर इस हवेली में मेरी नाजुक पत्नी पर जुल्म हुआ तो मुझे पिताजी की जायदाद से हिस्सा दे दे। मैं हवेली को छोड़ दूंगा और कभी वापस ना लौटूंगा। मेरी शक्ल देखने को तरसना। माँ तो फिर माँ थी, डर गई और रोने लगी। बेटे अक्षय, मुझे माफ कर दे और चल मोहन जी के पास चलकर मैं अंजलि का हाथ मांगू तेरे लिए। तेरे और अंजलि के रिश्ते पर मुझे कोई एतराज नहीं, मुझे ये शादी स्वीकार है। मगर एक बहू से चोट खाने के बाद उसे एहसास हो गया था कि ये सब कुछ अंजलि से की गई ज्यादती का कारण है। सच में हम शाम में ही चलते हैं। माँ, तूने मेरी इच्छा पूरी करके मुझे खुशी दी है माँ, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। फिर शाम को रक्षी और अक्षय दोनों अंजलि के घर गए और अंजलि से रक्षी ने माफी मांगी और उसे प्यार करते हुए गले लगाया। अरे नहीं नहीं ठाकुराइन जी, आप तो मेरी माँ की जगह है, मुझे माफी मांगकर शर्मिंदा ना करे, वरना ऊपर वाला मुझे माफ न करेगा। मोहन जी, क्या आपको अक्षय और अंजलि की शादी मंजूर है? अरे मेरी कोमल भी तो है, तू अक्षय को फिर ऐसी लड़की से थमा रही है जिसके माता पिता का कुछ अता पता नहीं। कस्तूरी बहन, मुझे ये रिश्ता स्वीकार है। लो अब मुंह मीठा करो और खुशियाँ मनाओ। अब जल्द ही अक्षय और अंजलि की शादी हो गई और दोनों खुशी से रहने लगे। रक्षी अपनी नई बहू अंजलि से खुश थी, क्योंकि अंजलि सच में संस्कारी लड़की थी जिसने सारे घर पर को संभाल लिया था। तो कस्तूरी ने भी हवेली की सारी चाबियां अंजलि को थमा दी। रानी ने जब ये देखा तो उसे बिल्कुल बर्दाश्त ना हुआ। उसने फौरन अपनी माँ कस्तूरी को फोन लगाया। माँ, उस बुढ़िया ने सारे हवेली की चाबियां अंजलि को सौंप दी और तो और उसे अपनी जगह नई ठाकुराइन बना दिया। अरे माँ, अंजलि मुझ पे भी अब राजनीति करेगी क्या? माँ, कुछ ऐसा करो कि हमें उस अंजलि से मुक्ति मिल जाए। अब कस्तूरी और कोमल ने मिलकर प्लान बनाया कि कैसे अंजलि को रास्ते से हटाना है। कस्तूरी और कोमल अंजलि और रानी से मिलने ससुराल गई और बोली, अरे बहन, कैसे हो रक्षी? मेरी बेटियां कहाँ हैं? भाई मैं तो उनसे मिलने आई हूँ, जरा भेजो तो उन्हें। अंजलि और रानी को काफी दिन हो गए मैंने देखा नहीं। माँ, आप आए हैं? आप कैसी हैं माँ? माँ, क्या आप वाकई बदल गई हैं? मेरी मोहब्बत क्या वाकई रंग लेकर आ गई?
हाँ मेरी बेटिया, कैसी है तू? अरे रक्षी, मैं चाहती हूँ कि आज अपनी तीनों बेटियों समेत दरिया के सैर को जाऊँ। तो मैं अंजलि और रानी को लेने आई हूँ, क्या तुम्हारी इजाजत है ना? बहन क्यों नहीं, जरूर ले जाओ। अंजलि के लिए तुम्हारा ये प्यार देखकर मुझे तो बड़ी खुशी हुई। अब अंजलि, कोमल, कस्तूरी और रानी चले और चलते चलते दरिया के किनारे पहुँचे। कस्तूरी ने रानी से कहा, मेरी बेटी ले ले अपना बदला, तू जो इस अंजलि की वजह से हुआ है, कर ले अपने दिल को ठंडा। और जो मेरी जिंदगी खराब हुई इसकी वजह से, उसका भी बदला लेना है हमने। यही वक्त है, फेंक दे इसे दरिया में। नहीं माँ, ये सुन ना करो। मैंने तो तुम्हें हमेशा अपनी सगी माँ और रानी और कोमल को सगी बहने ही माना है। मेरे साथ ऐसा अन्याय मत करो माँ, मत करो। अंजलि मिन्नत करती रही, समाजत करती रही, मगर किसी को भी उस पर तरस न आया और तीनों ने मिलकर उसे दरिया में धक्का दे दिया। फिर रात हुई और जब अंजलि घर ना पहुंची तो रक्षी और अक्षय ने कहा, अंजलि तुम्हारे साथ गई थी, तुम वापस आ गई, वो ना आई। भला ऐसा क्यों हुआ? बताओ, मेरी पत्नी कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, वो तो शाम होते ही चली गई थी। अब माँ और हमें क्या पता किसके साथ गई और कहाँ भाग गई। एक लफ्ज और नहीं, मेरी पत्नी नेक और पाक दामन है। बस मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, मेरे रास्ते से हट जाओ। ये कहकर अक्षय सीधा अंजलि के पिता मोहन के पास गया, उसे सारी बात बताई। अब मोहन और अक्षय दिन रात अंजलि को ढूंढते रहे, मगर अंजलि का नामो निशान ना मिला। अक्षय बहुत रोया। तो दूसरी तरफ कस्तूरी से मोहन ने पूछगछ शुरू की। बोल रे करमजली, मेरी बेटी अंजलि के साथ क्या किया? अरे वो गरीब तो इस घर में नौकरों से बदतर जिंदगी गुजरती थी, रोखी सूखी खाकर सबर शुका करने वाली थी, मगर तुझसे वो बचपन से ही बर्दाश्त ना हुई। बोल, उसके साथ क्या किया, बता। अरे शुभ शुभ बोलो मोहन, तुम्हारा बेड़ा करके मुझ पर इल्जाम तराशी करो। हाँ मानती हूँ वो मेरी सगी बेटी ना थी, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उसे नुकसान पहुँचाऊँ। अंजलि तो शाम को ही घर के लिए वापस निकल गई थी। जी पिताजी, वो तो घबराई हुई सी थी और शायद किसी को वक्त दे रखा था। वो हमारे साथ दरिया पर गई तो थी, मगर वो शाम को फौरन घर का कहकर चली गई थी। अब मोहन घर से फिर निकला और एक तालाब पर जा पहुंचा। खुद से बातें करते हुए उसने कहा, कभी भी और किसी भी रोज वो शाही वजीर केशोर मुझसे अंजलि को लेने आता होगा, उसे मैं क्या जवाब दूंगा? इस साल तो अंजलि 18 साल की भी हो गई थी। अभी वो ये कह ही रहा था कि एक जिन तालाब से नमोदार हुआ, जिसकी चमक से मोहन डरा। रोमित, तुम एक ईमानदार इंसान हो और हम सारे परिस्तान वाले जानते हैं कि तुमने अंजलि को प्यार दिया, उसकी अच्छी तरबियत की और तुम परी माँ की उम्मीदों पर पूरे उतरे हो। और वो जादूगर जो परी अंजलि के खून का प्यासा था, वो मर चुका है। बेफिक्र रहो, अंजलि जिंदा है। उसे दरिया में तुम्हारी पत्नी और बेटियों ने फेंका था, मगर परियों ने उसकी रक्षा की। फिर जिन ने मंत्र पढ़ा, अंतर मंतर जंतर छू, अंजलि को दरिया से निकाल ले तू। अरे मेरी बेटी अंजलि जिंदा हो गई। आ मेरी बच्ची, मेरे गले लग जा। पिताजी ये सब क्या है? मैं जिंदा कैसे हुई और मैं इतने रोज से कहाँ थी? अब मोहन ने बचपन से लेकर आज तक की सारी कहानी अंजलि को सुना दी। अंजलि अक्षय से जाकर मिली और अब अक्षय, कोमल, रानी और कस्तूरी को भी ये पता चल चुका था कि अंजलि एक परी है। कुछ रोज के बाद ईश्वर आ गया, जिसे देखकर अक्षय और मोहन की पत्नी और बेटियां डर गई। कैसे हो मोहन? आज 18 साल बाद तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। लाओ अंजलि को हमारे हवाले कर दो, हमारी अमानत हमें लौटा दो। सुना है कुछ लोगों ने अंजलि पर जुल्म किया, उसे मारने की कोशिश की, तो वो सब मेरे साथ इस कालीन पर आ जाएंगे ताकि सजा पाने के लिए महल जा सकें और तुम नेकी का अज्र पाने के लिए। हाँ, चलो परी माँ के पास। कस्तूरी फौरन डर के बोली, नहीं हमें माफ कर दो। अरे अंजलि हमें माफ कर दो, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे।
रानी और कोमल भी खूब रो रो के विनती करती रही। कोई एक लफ्ज बोला तो सबको पत्थर का बना दूंगा। चलो अब चुपचाप इस कालीन पर सवार हो जाओ। अब सब जादुई कालीन पर आसमानों की सैर करते हुए परिस्तान पहुँचे तो कस्तूरी ने वहाँ पर सोने के बने खूबसूरत से महल को देखकर कहा, अरे वाह रे वाह, हम ये कहाँ आ गए? हर तरफ सोने की दीवारें, असली महल के कालीन, सोने के तारों के पर्दे, पर्दों में हीरे मोती। वाह क्या महल है रे! मुझे अब जमीन पर हरगिज वापस नहीं जाना। हाँ माँ, मैं भी तुम्हारे साथ यही महल में रहूंगी। बस कह दिया मुझे, करण की उस 100 टके की हवेली में वापस जाने का हरगिज भी शौक नहीं। मैं तो यही रहूंगी। वाह क्या महल है, बिल्कुल कहानी किस्सा वाला। माँ, परी माँ से विनती करो ना कि हम यहीं रह सके हमेशा हमेशा के लिए। फिर परी माँ के कारिंदे इन सब को परी माँ के पास ले गए। परी माँ तख्त पर बैठी इंतजार कर रही थी। उसने जब अपनी बेटी अंजलि को देखा तो रोते हुए बोली, अंजलि मेरी बेटी, मेरी जान, मेरी जिंदगी, तेरे बगैर ये 18 साल माँ ने कैसे गुजारे? इस माँ से पूछ। परी माँ ने रोते हुए अंजलि को गले लगा दिया और अंजलि भी रोते हुए कहने लगी, माँ जब से मुझे तेरा मालूम हुआ मैं तुझसे मिलने को बेचैन थी। माँ, मेरी माँ, मेरी जिंदगी, मुझे तेरे साए की ठंडी छांव नसीब हुई। माँ, मेरी शादी हो गई है और ये तेरा दामाद अक्षय है। अक्षय ने मुझे बहुत इज्जत दी, प्यार दिया, मेरी साथ पर भरोसा किया। आपसे मिलकर खुशी हुई दामाद जी। आप मेरे महल के शहजादे हैं। और मोहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी अमानत को प्यार दिया, अच्छी शिक्षा दी, इसे संभाला। हम आपके मशकूर हैं। आपको खजानों से नवाजा जाएगा और आप पर खजानों के मुंह खोल दिए जाएंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी बेटी जिंदा है यही काफी है। भला हो परियों का जिन्होंने मेरी अंजलि की रक्षा की, उसको शयातीन के शर से महफूज किया। लालच पूरी बला है, असल जिंदगी तो इंसानियत की कदर करना है। मुझे अंजलि बटिया से बेपनाह प्यार है। मोहन की ये बात जैसे परी माँ के दिल पर जा लगी और उसे मोहन सच में एक लालच से पाक शख्स लगा। फिर परी माँ कस्तूरी की तरफ मुड़ी और कहा, और तुम तीनों ने हमेशा मेरी बेटी को तकलीफ दी, उसे कमतर समझा। तुम तीनों को काल कोठरी में कैद कर लिया जाएगा और ऐसी सजा दूंगी कि तुम्हारी नस्लें याद करेंगी। कस्तूरी, कोमल और रानी घबराकर अंजलि से माफी मांगने लगी। नहीं नहीं, हमें माफ कर दो अंजलि, हमें माफ कर दो। हमने बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ, पर हमें ऐसी सजा ना दो। हम जानते हैं कि बचपन से लेकर आज तक तुम्हारा हक मारा है, मगर क्या करते, शैतान के बहकावे में आ चुके थे हम। अब कोई फायदा नहीं माफी का। ये माफी कैद होने के डर से है, ना के एहसास निदामत से। मेरी बेटे की 18 साल जिंदगी नर्क बना दी तुम लोगों ने। तुम तीनों को तो मैं नहीं छोड़ने वाली, और अगर ज्यादा बकबक की तो जादू से बंदरियां बना दूंगी तुम तीनों को। परी माँ, ऐसा ना करे, मेरी आपसे विनती है। मैंने रानी और कोमल को हमेशा अपनी बहन माना और कस्तूरी माँ को अपनी माँ। मेरे लिए इनको रिहा कर दो। परी माँ, रिहा कर दो इन्हें। कुछ भी सही, सर छुपाने को जगह ना चाहते हुए भी मुझे कस्तूरी माँ ने दे दी थी। ठीक है, अपनी बेटी के कहने पर मैं तुम तीनों को माफ करती हूँ और वापस जमीन पे भेजती हूँ। मगर मोहन जी मेरे खास आदमी हैं, जो सोने के कमरे में मेरे महल में ऐश की जिंदगी गुजारेंगे, और मेरी बेटी और दामाद भी हमेशा यही रहेंगे। और तुम तीनों जमीन पर जाओ और हमेशा गरीबी की जिंदगी गुजारो। फिर परी माँ ने उन तीनों को जमीन पर भेज दिया, जहाँ वो अपनी गरीबी की जिंदगी गुजारने लगे। और अब अक्षय, मोहन और अंजलि सुख चैन और ऐशो इशरत की जिंदगी परिस्तान में गुजारने लगे और सुकून से रहने लगे। कुछ अरसे बाद परी माँ लीला ने अंजलि की मर्जी से मोहन जी को रिश्ता भेजा।
और अंजलि और अक्षय ने मिलकर मोहन की दूसरी शादी परिमा से करवा दी। अब मोहन महल का राजकुमार बन गया और परिमा लीला जैसी एक अच्छी पत्नी के साथ रहने लगा। उसे कभी भी जो पत्नी का प्यार कस्तूरी से ना मिला था, अब वो परिमा परिस्तान की रानी परी से मिला और फिर सब मिलकर हंसी खुशी रहने लगे।